अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अपडेट है जो पिछले दिनों एक नौजवान बलोच दहशतगर्द कत्ल हुए थे एक ऑपरेशन के दौरान। तो उनकी जब तफासील सामने आई थी तो पता लगा था कि वो यूएमटी के शागिर्द है और तासुर ये दिया जा रहा था और हमें भी यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो ग्रेजुएट थे। लेकिन बात अब क्लैरिफिकेशन हमें यूएमटी वालों से अपडेट मिला है कि जो मोहम्मद सुफियान साहब हैं या सुफियान कुर्द साहब हैं या सुफियान बलोच, अब एलियसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। एक तो वो फॉल के अंदर 2024 के वो 7वें सेमेस्टर में शॉर्ट अटेंडेंस, लो ग्रेड्स और नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ की वजह से यूनिवर्सिटी उनको छोड़नी पड़ी, यानी कि उन्होंने अपनी तालीम अपना बीए लॉ के अंदर भी मुकम्मल नहीं किया। और बताया जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड तब हुए थे जब इस्लामाबाद के बड़े धरने हुए थे, बड़े तो नहीं कह सकते बट लाइक साइजेबल धरने हुए थे जो बलोच सिविल राइट्स तहरीकों के थे। अगेन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि वो बलोच स्टूडेंट काउंसिल को ऑफिशियल कैपेसिटी में यूएमटी या किसी यूनिवर्सिटी में ऑपरेट नहीं करते यूनिवर्सिटी के एम्बेड के अंडर, बट दे एग्जिस्ट एज प्राइवेट एंटिटीज़ एंड दे आर रियल इन द रियलिटीज़ के वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मिलते हैं, वो बैठते हैं वगैरह वगैरह। तो यूनिवर्सिटीज़ की जो अगेन यूनिवर्सिटीज़ तो क्लेम करती हैं कि हम एंटी स्टेट और इन चीज़ों में कोई इन्वॉल्व नहीं है, बट एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू। यानी जो प्रोफेसर्स पर्टिकुलरली चुने जाते हैं, जिनको कवर्ट किया जाता है बल्कि चूम चाट कर रखा जाता है, ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो वेस्टर्न कैनन से लदे हुए आते हैं या मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट लिटरेचर से लदे हुए आते हैं। तो जो हम नुक्ताचीनी कर रहे थे या सवाल जो उठा रहे थे वो एक्चुअली हमारे तालीम के मुकम्मल निज़ाम के ऊपर है कि पहले मुझे बताएं कि आप काले स्याह बच्चे को साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उसको आप वेस्टर्न कैनन क्यों पढ़ा रहे हैं। यानी उसकी जो बुनियादें हैं उसके वर्ल्ड व्यू की, फ़लसफ़ा, मंतिक, जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेगा, जो जिस तर्ज से वो तारीख़ को देखेगा, वो हमारे फ़ातिहीन जिन्होंने हमारे पे कब्ज़ा रखा 200-300 साल, जो आज तक हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, हम उनके ज़ाविये से क्यों देखेंगे। हमें ओरिएंटलिस्ट की किताबें क्यों पढ़ाई जाती हैं। ये तो हो गई यूनिवर्सिटी के करिकुलम के एतबार से। फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर तालीम है जो प्रोवाइड की जाती है स्टडी सर्कल्स की शक्ल में, आफ्टर क्लास, आफ्टर आवर्स इवेंट्स की शक्ल में, वो सारे के सारे सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट पैराडाइम के ऊपर क्यों होते हैं। वो लोग जिन्होंने हमारे भाइयों का सेंट्रल एशिया के अंदर ऑल द वे अप टू अफगानिस्तान कत्लेआम किया, उनकी मजहबी, लिसानी, कौमी आइडेंटिटी चोरी करने की कोशिश की, जो एग्जिस्टेंशियल दुश्मन है इस्लाम के। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, बट ये एग्जांपल अगर कैपिटलिस्ट वेस्ट के ऊपर अप्लाई करती है, कॉलोनियल वेस्ट के ऊपर अप्लाई करती है, तो इक्वली अप्लाई करती है सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट ईस्ट के ऊपर भी। हम मुनफरिद हैं, हम नायाब हैं, इस्लामी तहजीब और तारीख़ बिल्कुल फ़र्क है। ख़ास तौर पे जो पर्शियन इस्लामिक वर्ल्ड है, मावरा नहर जो ज़मीन है, जो फ़ुरात और इन दरियाओं के पार, यानी ईरान, यानी कि अफ़गानिस्तान, यानी कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, और बशमूल पाकिस्तान और फिर सब्सिक्वेंटली हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की हमारी एक अलग तारीख़ है इन लोगों से। तो हम ना मातहत हैं इनकी तालीम के, हमारा अपना ट्रेडिशन है जो इंतहाई रिच है और उसका एक बहुत लंबा डिस्कोर्स है और एक मुकदमा है हमारे दीन का, हमारे मज़हब का और हमारे जो कौमी एहसास और पहचान है उसका। हम शायद अगर बच्चों को उसमें ग्राउंड करें तो वो शायद BLA और PTM और इन जमातों में शायद जाके ना शामिल हों और जाके दहशतगर्दी या कम से कम सिविल राइट्स की दहशतगर्दी में ना शामिल हो जाए हमारे अपनी रियासत के वजूद के ख़िलाफ़। ऑब्वियसली रियासत क्योंकि ख़ुद अपने आइडियोलॉजिकल वजूद के, अच्छा बाय द वे फ़ौज जी आइडियोलॉजिकल हदूद की मुहाफ़िज़ है। एक केड़े आइडियोलॉजिकल हदूद ने जिन्हें दिफा कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कौन से आइडियोलॉजिकल हदूद हैं जिसका आप दिफा कर रहे हैं। ज़ैद हामिद साहब करते हैं, हाँ ज़ैद हामिद साहब, सलूट टू ज़ैद हामिद साहब। मतलब इन ऑल ऑनेस्टी मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारी रियासत कौन से आइडियोलॉजिकल हदूद का दिफा कर रही हैं। सिविल ब्यूरोक्रेट्स या बाबुओं को मिलो तो वो तो लगता है कि उनसे बड़ा कोई लिबरल डेमोक्रेट नहीं दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, हिलरी क्लिंटन देख के उनको शर्मा आ जाए। और फ़ौजी अफसरान को मिलो तो वो माशाल्लाह क्या ही उनका कहना है, आइडियोलॉजिकली ऑल ओवर द प्लेस होते हैं। तो सोचने की ज़रूरत है हमारी कौम को कि हम चाहते क्या हैं इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ। और जो ये माइनॉरिटी, जो बहुत वोकल माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो भी स्कैटर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन्हीं को सेंटर पर ला के क्यों बिठाया जाता है कि ये पाकिस्तान की वो आवाज़ें जो बताएंगी कि पाकिस्तान को कैसे होना चाहिए, या ये क्यों बना या किसके लिए बना। मैंने उस वीडियो में भी कहा था जब हमने इस नौजवान के कत्ल को डिस्कस किया था, और जो दुख मुझे फ़ील हुआ था कि एक जवानी पाकिस्तान की ज़ाया होगी किस चीज़ के पीछे, उसकी आखिरत तो एक मतलब बिल्कुल ही आपने टर्मोइल में डाल दिया। मैं उसकी दुनिया की भी अगर बात की जाए तो वही बात मैंने की थी कि जो ये चंद हज़ार, मैंने इनिशियली एस्टिमेट किया था कि चंद लाख, बट मुझे करेक्ट किया था मेरे कॉलीग ने कि यार 10-20 हज़ार होंगे।
दो इनके असाइलम डॉक्यूमेंट मैं भरता हूँ यार, मैं मैनुअल लेबर करके दूंगा। तो वो चैट जीपीटी और कैसे कैसे एआई आ गए हैं, इनके डिजिटल फॉर्म भरवाएंगे असाइलम के, नॉर्वे के दिलवाओ इनको कोई नेदरलैंड्स के दिलवाओ, किसी और मुल्क के दिलवाओ, किसी को इंडिया भेज दो जो इंडिया से इश्क करने वाले हैं 10-20 हज़ार असाइलम दे इनको। इस जालिम रियासत का इनको हिस्सा बनना पड़ा है जो उस जालिम कायदे आज़म ने बना दी इनके लिए। यही कहते हैं ना ये लोग। मतलब मेरे तो अब कान पक गए मेरे इस 30 साल जो मैंने गुनहगारों वाली ज़िंदगी जी है, कम से कम इस गुनाह में तो मैं शामिल नहीं हुआ कि बैठ के हर महफिल में मतलब जैसे इनके अंदर से एक ख्वाहिश पैदा होती है कि कायदे आज़म को पहले गाली देते हैं, एक दफ़ा पाकिस्तान के वजूद को एक दफ़ा गाली देते हैं। मैं एंटी इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहा, बट मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि ये जो बाइनरी है लेफ़्ट और राइट का, इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारे कुछ बुनियादी अकायद हैं, अगर उसके अंदर कोई फिट नहीं करता तो वो ना लेफ़्ट है हमारे लिए ना राइट है, वो सिर्फ रॉन्ग है, उसको हमने उठा के बाहर मारना है। या अगर वो एक तकरीबकार बनता है तो फिर हमारी फ़ौज उसको हलाक कर देगी मैदान जंग के अंदर। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जिस तरह के मर्ज़ी के शहरी हों, लेकिन पाकिस्तान का मतलब हमारे लिए क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी तो फिर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा ये। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। जिस तरह आज हमने एक अपडेट और क्लैरिफिकेशन दी आपको हमारी कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में और रिकॉर्डिंग्स के बारे में, इसी तरह एक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आ रही है। इस वक्त नून लीग डैमेज कंट्रोल मोड में गई हुई है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। सही बात है, अपोजिशन ग्रुप्स बहुत ताकतवर हो चुके हुए हैं, रियासत की तरफ से भी जो गो अहेड था शायद नून लीग का कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन। और अगर एक क्लैश पॉइंट आता है, फ्लैश पॉइंट आता है, लड़ाई होती है सियासी, तो काफ़ी ऑब्वियस है कि फ़ौज नहीं जाएगी, नून लीग जाएगी। उस वक्त उनको जान के डाले पड़े में। इसके अंदर भी जो अभी एक रीसेंट स्क्रू अप्स की एक फहरिस्त है पिछले 2 सालों की, उसमें से रीसेंट और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में वो उड़ता हुआ तीर इसहाक डार साहब ने जो कहा कि मैं खाऊंगा इस तीर को, हालांकि नून लीग का कोई ताल्लुक भी नहीं है विद द होल, अगर आप ओवरऑल देखें विद हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस, तो वो उन्होंने अपने सिर लेके उन्होंने बिल्कुल एक पैनिक मोड में डाल दिया नून लीग को। तार साहब को आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि डार साहब के रिमार्क्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था, ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान समझने वाले को ना समझ आए। ताड़ साहब अगर ये वाज़े कर दें, इस पर वजाहत कर दें कि क्या वो कॉन्टेक्स्ट था। फिर इसहाक डार साहब ने जो खुद क्लैरिफिकेशन दी थी जिस अमेरिका में एक और कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाकिस्तानियों की, तो वो जो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे बिज़ात, तो ये ताड़ साहब ने कौन सी कोई नई बात जान ली है कॉन्टेक्स्ट के बारे में, उस पस मंज़र के बारे में, उस गुफ्तगू के, वो वजाहत कर दें, मेहरबानी करें। ये वेग स्टेटमेंट्स दे के आप निकल नहीं सकते इसके अंदर से। आपने अगर उड़ता हुआ तीर खाया है तो फिर आपको दर्द तो होएगा, खून तो रिसेगा आपका। जब तक सर्जरी नहीं होगी, तीर नहीं निकाला जाएगा, आप माजरत नहीं करेंगे, माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, हम तो नहीं छोड़ेंगे। वहीं हमारी आप कौम की बेटी उठा के ले गए हैं, आपका ताल्लुक भी नहीं है उसके साथ, मुशर्रफ ने बेच दी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और स्टेट ने बेच दी। आपको क्या ज़रूरत है आके ये उल्टी कलबाजियाँ खाने की। और फिर उन्होंने मज़ीद एक क्लैरिफिकेशन दी कि डार साहब का कोई ताल्लुक नहीं है शुगर एडवाइजरी बोर्ड के साथ, और कहा कि जो ये उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी जो मुफ्ताह इस्माइल साहब ने मेरे ख्याल में काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है एक मीडिया लेवल पे भी और एक स्टेट लेवल पे भी कि हमारी शुगर की सिचुएशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये कोई लाइट इल्ज़ाम मतलब मीडिया साइकिल में आई और गई है बात, मतलब वो किसी ने ना सीरियसली ना कुछ हुआ, बाकायदा एक आपको लगा कि स्ट्रेंड एफर्ट है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कि उस खबर को ना कवर किया जाए। तो सोचने वाली बात है ये। और उन्होंने इसी तरह कहा कि जो पाकिस्तान की क्रिप्टो एक्सचेंज के जो तस्वुरात एक ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, और हमने एक अपने फॉरवर्ड सफ़ीर भी भेजा हुआ है अपना, पता नहीं क्या उनका नाम है, वो किसी इन्फ्लुएंसर के भाई हैं या कज़न हैं या उसके को बड़े लगते हैं, तलाल बिन साकिब, मोमिन साकिब, मोमिन साकिब भाई है।
वो वहाँ जाके जनाब एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, तो सारी बात है मार्केट में फिर रूमर्स भी फैलने लगे कि किस सियासतदान के बच्चे ने कितना सट्टे में पैसा गवाए, किसने कितने मिलियन डॉलर ज़ाया किए, और कहा कि यार अगर ये सारी तशबीह इस जुए के सट्टे की अगर आवाम पे अप्लाई करती है तो फिर क्या रियासत जो रिजर्व बनानी चाह रही है तो वो इस सट्टे में ज़ाया नहीं हो सकते। तो ये सट्टेबाजी की, मेरे वाले साहब हमेशा मुझे कहा करते थे वादे प्रॉपर्टी के काम में भी कि हमारी कौम सूदखोरी और सट्टेबाजी की बहुत आदी है। मैं कहता था यार मुझे आई डोंट सी इट, मुझे नहीं नज़र आता कि सारे लोग क्रिकेट पर जुआ लगा रहे हैं क्या, बट जो हमारा बैंकारी का निज़ाम है, हमारे लोगों में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कल्चर है, जो प्रॉपर्टी इटसेल्फ का कल्चर है हमारे अंदर, वो बेसिकली सूदखोरी, रेंट सीकिंग और सट्टेबाजी का कल्चर है। जुआ लगा लो। तो ये गैम्बलिंग हैबिट्स अगर स्टेट हमें सिखाएगी, बहरहाल स्टेट ने काफ़ी वाजे कर दिया था पीसीबी के थ्रू कि हम जो हैं वो एक नेशन ऑफ गैम्बलर्स को पालना चाहते हैं, जब पीसीबी को बार बार वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से एडवर्टाइजमेंट दिलवाते हैं जो कि प्योर गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं। तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी लेवल पे भी गैम्बलिंग, फिर वो फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है, शराब जुआ खोलो, लीगलाइज करो, टैक्स शैक्स दो। शायद फवाद चौधरी साहब को वाकई में ही इज़ ऑन टू समथिंग, बड़े को विजनरी हैं, और क्योंकि अनलाइकली है कि वो एक विजनरी हैं। ट्वीट भी की हुई है कि हाँ इस्राइल के साथ रिलेशनशिप, अच्छा सदके जाऊं, उड़ता तीर, स्पीकिंग ऑफ उड़ता तीर, 2016 की ट्वीट है। फवाद चौधरी साहब तो मतलब उन्होंने मतलब अब पता नहीं उन्होंने क्यों मतलब हिम्मत करी है ये इस चीज़ की, क्योंकि वो मतलब ना मुश्किल वक्त आए तो शायद भाग भी नहीं सकते हम सबसे। तो फवाद चौधरी साहब जो है बेसिकली इज़ बीइंग पुश्ड बाय द स्टेट और एक लिबरल तबके की तरफ से, और टू बी फ्रैंक मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और आफिस सिद्दीकी का मामला हो, इसमें सागडार साहब ने ये कर दिया है, इसराइल के मामले में उछल उछल के हमने ओपिनियंस राय देना शुरू कर देते हैं, कोई जुए और गैम्बलिंग की बात शुरू कर देता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कौन इन्हें ये बातें सिखाता है, मुझे नहीं फिगर आउट हो रहा। इसी माशरत से पैदा हो रहे हैं तो सोचने वाली बात है। बाकी 12 उन्होंने क्लैरिफिकेशन कोशिश की ताड़ साहब ने कि जी हमने आफिस सिद्दीकी केस में फुल डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। खाकान अब्बासी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर और आपके बड़े चहीते पार्टी मेंबर ने काफ़ी वाज़े अल्फाज में इस्लामाबाद आफिस सिद्दीकी कॉन्फ्रेंस पे, जो मैंने अपने इन कानों से सुन लिया था लाइव, उन्होंने काफ़ी वाज़े अल्फाज में कहा था कि देयर इज़ अ डिप्लोमेटिक एक्सचेंज जो टेबल के ऊपर है अमेरिका के साथ, सालों से ऑफ़र हो रहा है, वी आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस। अगर ऐसा कोई एक्सचेंज है फिर आप आवाम को कम्युनिकेट करें कि यार ये कीमत है, हम अदा करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स टू लिव इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी में रहते होते। बाकी आज का जो कोर है डिस्कशन का, जिसमें जो डेवलपिंग स्टोरी है कि सीनियर जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो मंसूरा गई हुई है नेगोशिएशंस के लिए जमात इस्लामी की लीडरशिप के लिए के साथ। वहाँ पे इशू ये, जो वहाँ पे वाइस अमीर हैं जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब हैं, मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच साहब हैं। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब जो बलूचिस्तान के एक जमात इस्लामी के MP हैं, उन्होंने एक तहरीक चलाई है हक दो बलूचिस्तान को, राइट्स ऑफ बलूचिस्तान के नाम से। उन्होंने एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक चलाना था, वो भी लाहौर आए थे, तो मंसूरा में ठहरे हैं, ज़ाहिर बात है जमात इस्लामी का हेड क्वार्टर्स है। वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो आ गई हैं नेगोशिएशंस के लिए, और पुलिस ने उस एरिया को, मंसूरा को घेरे में ले लिया हुआ है। और अभी इस वक्त जब मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 4:45-5 बजे हैं, तो ये नेगोशिएशंस जारी और सारी हैं। ऑब्वियसली कोई बहुत हैवी कंटिजेंट है पंजाब पुलिस का जो इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहा है। ऑब्वियसली कोई ऐसी तहरीक नहीं लॉन्च होने वाली जमात इस्लामी की तरफ से जो नून लीग की हुकूमत ही टॉपल कर दे, लेकिन इस वक्त कैस्केड इफेक्ट या एक डोमिनो इफेक्ट का इतना खौफ पैदा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बात की वीडियो के स्टार्ट में, कि पुश कम्स टू शव, रियासत कहीं नहीं जाती, नून लीग चली जाएगी। तो नून लीग को शायद अब वो थ्रेट जो एस्केलेटिंग, जो लोग चीखें मार मार के इन कैमरों के ज़रिए लोग और इस प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं कि आपके तो नंबर अप है, 1.5-2 साल से बात कर रहे हैं लोग, वो उनको अब शायद जाके समझ आया कि जो पानी जो है वो नाक के करीब पहुँच चुका हुआ है, यानी बिल्कुल डूबने वाली कैफियत आ चुकी हुई है। मेरे ख्याल में दे शुड बी अलाउड टू प्रोटेस्ट। अगर कुछ हल्की फुल्की रमक रह गई है नून लीग के अंदर जमहूरी तर्ज के ऊपर, और कोई पाकिस्तान की आवाम की राय को कुछ मानने, कुछ एहतराम करने के लिए, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जिसके फैब्रिक के अंदर जमात इस्लामी का सिविल एक्टिविज़म एक फंडामेंटल हिस्सा है, तो फिर गुंजाइश दे दें। वरना ये कि कुछ बचा कुचा जो मजहबी तबका भी है वो भी आपसे फिर आने वाले दिनों में कम्प्लीटली मायूस और नाराज़ हो जाएगा। बहरहाल
ये वही बलोच राइट्स की तहरीकें हैं, चाहे वो बलोच लिसानियत की बुनियाद पे की जाएं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों पे करने जा रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की शक्ल में मज़म्मत हो, अक्रॉस द बोर्ड वो एक बड़े सिम्टम की अलामत है कि हमारे यहाँ जमहूरी एटीट्यूड जो हैं उनको एहतराम ही नहीं किया जाता, राय की, अवाम की राय की कोई एहतराम ही नहीं किया जाता। और मैं याद कराना चाहूँगा कि बलोच एक्टिविज़म या बलोच राइट्स एक्टिविज़म के अंदर एक ज़माना था जब आप और आपकी सीनियर जो हैं, जो सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो कहते थे कि हमारे कौम के बच्चे हैं। तो अपोजिशन के अंदर बड़ा आसान होता है बैठ के इस तरह के प्रोटेस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करना। आज जब इक़्तिदार के अंदर आए हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो कोई टेररिस्ट तंजीम नहीं है, जो कोई पर्सोना नॉन ग्राटा नहीं हुए हुए कोई फ़र्द, वो अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल के ऊपर, तो आप उनको इस्लामाबाद नहीं जाने दे रहे। तो ये कोई लिसानी सियासत नहीं हो रही जमात इस्लामी की तरफ से, ये कोई कुछ नहीं, मतलब जैसे कि कोई मजहबी ग्रोह का, मतलब ये एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के फैब्रिक और फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अब ये भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर बेसिकली नून लीग को सोचना चाहिए कि जो एक वक्त तो आएगा, अभी आप अगर आंसर सेरेमोनियसली चले जाते हैं तब भी आप ताकत से जाएंगे, अगर आप सेरेमोनियसली आज से 2-3 साल बाद जाते हैं तब भी आप ताकत से जाएंगे। तो आप पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को और अवाम को क्या पैगाम दे के जा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दे के जा रहे हैं। और उस ट्रेनिंग का मैं एक छोटी सी आपको झलक दे देता हूँ, जो हम बार बार कंप्लेंट करते हैं ना रूल ऑफ लॉ की आप लोगों से, वो क्या है। पिछले दिनों सबके दिल, ये इसका ताल्लुक है डायरेक्ट बाय द वे इस आपकी फ्री स्पीच और मोबिलिटी के क्रैकडाउन के ऊपर और ड्यू प्रोसेस को रिस्पेक्ट ना करने के मामले के साथ। ये बच्ची की एक मोलेस्टेशन हुई, उसने मेरे ख्याल आदमी ने आके बोसा दे दिया गया, जैसे जोड़ दिया बच्ची को। मैं तफसील में नहीं रहता, आप सब ने वीडियो देखी, सबके दिल दहल गए। बताया जा रहा है कि वो काड़ा से वो एक मजदूर था और वो गली से गुजरते हुए उसने ये एक शैतानी की और उसने इतना बड़ा जुल्म किया एक बच्चे के ऊपर। उसके खिलाफ जाहिर बात है एक लोगों ने केस भी रजिस्टर किया कि भाई एक इस तरह आदमी नज़र आया है, सारे सोशल मीडिया पे चल गया, पूरी दुनिया ने, और बाय द वे इंटरनेशनल गई है वो वीडियो। मैंने कहीं देखा है कि वो एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान जो पेजेस होते हैं वो सब शेयर कर रहे हैं कि देखो 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 ये हो गया। हिंदुत्व वाले हो, ज़ायनिस्ट हो, कोई और हो, उनको तो मवाद चाहिए। ये जुर्म दुनिया के अंदर हो जाते हैं, मोलेस्टेशन पूरी दुनिया के अंदर होती है। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि यस मोलेस्टेशन पूरी दुनिया के अंदर होती है, बट ये क्राइम्स पूरी दुनिया के अंदर प्लेस करते हैं, दिन दिहाड़े भी होते हैं, रात के अंदर भी होते हैं, गली के अंदर भी होते हैं। इसका सोल्यूशन ये होता है कि FIR दर्ज होती है, आप ड्यू प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, पुलिस आपको अरेस्ट करती है, अदालत में आप पेश होते हैं, काजी फैसला सुनाता है, आपको उसके मुताबिक मुतबादल सज़ा मिलती है। किसी मुल्क में गौड़े पड़ते हैं, किसी मुल्क में फ़ाइन होता है, किसी मुल्क में आप जेल जाते हैं जो नहीं होता है इस जुर्म की। पाकिस्तान में यूनिक होता है कि सारी बात है, हमारे यहाँ पंजाब में स्पेसिफिकली हमारे यहाँ CCD है, हमारे यहाँ तो एक पूरी स्ट्राइक फोर्स है। अभी जनाब वो आदमी डिस्कवर हुआ जिंदा है कि मार गया। अब वल्ला ये वो है कि नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट्स वेरी अनलाइकली कि किसी और को उन्होंने ये किया। खुशी तो सारी बात है, मैं भी एक मतलब इंसान हूँ, मैं भी मतलब मेरी भांजियाँ भतीजियाँ, मैं भी इंसान हूँ, खुशी तो मुझे भी हो रही है कि जो हुआ है उसके साथ, इफ़ गिवन के ये आदमी है। लेकिन एक मज़दूर को हम अज्यूम करते हैं जो मुलज़िम है, मुजरिम में नहीं है अभी, उसकी जेनिटल्स में यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारी है और वो मिला है उसी हालत के अंदर। ख़त्म करते हैं अदालत, इतने ख़र्चा क्यों करते हैं? इतनी प्यारी बिल्डिंगें हैं लाहौर हाई कोर्ट वगैरह की, इनको बनाए म्यूज़ियम, 6 महीने की छुट्टियां जजेस की, पेड सैलरीज, पेंशन्स, प्रोविडेंट फंड्स, गाड़ियाँ, चपड़ासी, पियन, खोलो उनको, होटल्स बनाओ। लाहौर हाई कोर्ट को मेक इट लग्जरी होटल यार। कोर्ट्स को जो पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग्स बनी हुई है यार, उनको हेरिटेज होटल्स बना दें, वॉकिंग एरियाज हो सारे, वहाँ पे घूमें। ठीक है, अदालतें वालते क्या हैं यार? अगर पुलिस ही जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर है, उन्होंने आके, और ये कौन सी जस्टिस है ये भी बात करें बाय द वे। इस सज़ा इसकी क्या बनती होगी मैक्सिमम मोलेस्टेशन की? कोड़े ही पड़ते होंगे इस्लाम में। पाकिस्तान के कानून में क्या सज़ा होगी? जेल टाइम होगा, फ़ाइन होगा। पाकिस्तान का कानून और इस्लामी कानून फ़र्क है बाय द वे। ये हमारे अवाम में भी एक ना मिसनोमर जो है, कोई इस्लामी कानून यहाँ नहीं मौजूद, कहीं लिखे हुए होंगे किसी किताब के अंदर। कोड़े पड़ेंगे, जेल टाइम होगा, फ़ाइन होगा। ये जेनिटल्स में आके गोली मारने वाली क्या बात है? इवन दी वर्स्ट क्रिमिनल्स, उनको वो सज़ाएँ आप नहीं दे सकते जिनको अल्लाह ने तजवीज़ किया हुआ अपने दिल से, या आपकी दिली ख्वाहिशात की तस्कीन की खातर नहीं आप करते, इबरत की खातर करते हैं, रेट्रीब्यूशन की खातर करते हैं, और माशरे में अदल कायम करने की खातिर सज़ाएँ दी जाती हैं। अगर ये पुलिस ने ही काम किया, एंड आई एम अज्यूमिंग ये पुलिस ने ही काम किया,
या किसी पुलिस के एडजेसेंट महकमे ने, तो ये आपने जो ट्राइबल जस्टिस किया, वो स्ट्रीट जस्टिस का मुजाहरा किया ना, और जो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जो नॉन बनता जा रहा है, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर, तो ये एक गैंग भी कर सकता था जिसको लोग भत्ते का पैसा देते हैं। तो अगर टैक्स भत्ते का पैसा है और आप लोग गैंगस्टर्स हैं तो वाज़े बता दें, फिर MKM वालों को भी बता दें कि अल्ताफ़ भाई को वापस लेके आएँ। हर कौम, हर लिसान वाले, हर मज़हब वाले एक छोटी छोटी कैंटोन छावनी बना लें अपनी अपनी पाकिस्तान के अंदर, फिर गैंग वायलेंस चले, गैंग वॉर चले। मैं कौन सी वाली कौम हूँ, हमें पोटवारी हैं, पंजाबी हैं, सब बता रहे हैं ना आजकल ट्विटर पे कि मैं पोटवारी नॉर्थ पंजाबी हूँ और बड़ी स्पेसिफिक हमारी आइडेंटिटी है। मैं जाके गुजर खान में गैंग बना लेता हूँ, एक गैंग तुम जाके बहालपुर में बना लो। मतलब दिस इज़ लाइक स्ट्रीट जस्टिस मैन। ये लाइक क्या सोमालिया सूडान में ये काम होते होंगे, या कोई एल सल्वाडोर में गैंग्स ये काम करते हैं, ये क्या है? हम जेंटल में गोली मारती। और अगर कोई बेवकूफ़ फेमिनिस्ट इसको सेलिब्रेट करेगा तो वो गधा होगा या गधी होगी वो। ये स्ट्रीट वायलेंस, स्ट्रीट मॉब जस्टिस है। यही अगर आपको बुरी लगती है तो जब कोई लोग इकट्ठे होकर वो दो भाइयों का सियालकोट में वाक़या हुआ था मेरी टीनेज स्कूल के ज़माने में, तो उसमें इसमें क्या फ़र्क है? ये काजी जो बीच में अगर हमने इतनी बड़ी वो रखी हुई जज की जो एक वो लाइबिलिटी फाइनेंशियल ख़त्म करें। ये लाकानूनियत, ये जंगल के कानून को आवाज़ देने वाली बात है। दुआ करें हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, हमारे जुडिशल प्रोसेस को संभालने वाले हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग कुछ ज़रा होश के नाखून लें कि इसको जंगल ना बनने दें मुल्क को मज़ीद, और कानून को अपने हाथ में लेने वाले इदारे और अफराद को चैलेंज करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।